A very good morning and welcome back on your YouTube channel The Topper Choice क्लास 9th। आज आपके लिए वीडियो है कौन से टॉपिक का? ग्रेविटेशन का। हम लोग लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं। ग्रेविटेशन पिछले क्लासेस में किया था। पिछले क्लासेस में हमने थ्रस्ट और प्रेशर किया था। आज हमारी किसकी बारी है? आर्कमिडीज प्रिंसिपल का, है ना। आई होप कि आप घर में पढ़ाई कर ही रहोगे। नहीं करोगे बाबू तो फिर वही करोगे, झाल बजाओगे, है ना। पढ़ना आपकी काम है, हमारा पढ़ाना काम है। और इस बात को मान लो आप कि एग्जाम में या फिर कहीं भी आपको वो पार्ट काम देगा जो पार्ट आप सीख रहे हो, है ना। हमारे सिखाने से या टीचर्स को सिखाने से या किसी को सिखाने से आप सीख नहीं जाओगे एक बार में, जब तक आप सीखना नहीं चाहोगे। अरे बात समझ, मतलब हमारा कहना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि आप सीख ही रहे हो, है ना। तो कौन सा पार्ट आप सीख रहे हो जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। अरे भी समझ, वीडियो को देख लेने से या फिर क्लासरूम में बैठ जाने से चीजें हमारे माइंड में नहीं आ जाती। उसके लिए हमें प्रॉपर फोकस चाहिए। अरे बस में जैसे आप दिन भर में बहुत सी चीजें देखते हैं, बहुत ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन जो चीजें आपको आकर्षित करती है, द थिंग्स विच अट्रैक्टिव, है ना, जो चीज आपको आकर्षित करती है वो याद रह जाता है ना। फिर याद में करते रहते करे एक देखे थे वैसा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, जो भी हो आपका, खैर नजरिया आपका। तो हमारा वही कहना है कि ध्यान में हमें वही रहता है जिस पे हम फोकस करते हैं। तो सिर्फ किताब खोल लेने से, वीडियो देख लेने से, क्लासरूम में बैठ जाने से आप सीख नहीं जाओगे चीजों को। उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रॉपर ध्यान देने की जरूरत है। और वही काम देता है एग्जाम में, है ना। ये नहीं कि भाई ये चैप्टर खत्म हो गया चलो एक काम दे। चैप्टर खत्म होने से कुछ नहीं होने वाला है। 4 से 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। क्या सभी बच्चों का, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का जो एग्जाम होता है वो सिलेबस खत्म होने पर होता है, लेकिन सभी बच्चों का जो रिजल्ट है वो उस प्रकार नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए। रीजन क्या है इसका? द रीजन इज कि सिलेबस खत्म किया गया है, किया नहीं है वो, है ना। किया गया है टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा फोर्सली जो करवाएं खत्म करो, लेकिन खुद से नहीं करते। तो आपको क्या करना है कि टीचर्स के साथ साथ आपको भी चीजों को खत्म करना है ना। ध्यान दें, बार बार की बात बता क्या कि हम जो सिखा रहे हैं, टीचर्स जो सिखा रहे हैं वो काम नहीं देगा। काम क्या देगा? आप जो सीख रहे हो। अरे बस में अगर हमने 100 क्वेश्चन सिखाया है तो 100 क्वेश्चन आपको काम नहीं देने वाला है। उस 100 क्वेश्चन में आपने कितना क्वेश्चन समझा है वो क्वेश्चन काम देगा, वो थ्योरी काम देगा। अरे बस में चलिए, तो वक्त को जाया ना करते हुए आज शुरुआत करते हैं आर्कमिडीज प्रिंसिपल को। ये प्रिंसिपल आप जाने ना जाने, है ना, आप इसका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जो इस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम, उस प्रिंसिपल को आप सभी लोग अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। पर डे यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस आर्कमिडीज प्रिंसिपल। वो क्या समझते हैं आप? जब टप में पानी भरा हुआ टप में, और उसमें कोई ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है, या फिर स्विमिंग पूल हो या नदी उदी में, देखिएगा जो वस्तु पानी में गिरा रहता है उस वस्तु को उठाने में बहुत कम से कम फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब पानी में जो वस्तु रहती है उस वस्तु को उठाने में बहुत आसान हमें फील होता है, बहुत आसानी लगता है। ऐसा क्यों सर? जिससे कहने का मतलब है कि आपके पास गिलास होगा या फिर कोई जग है, उस जग में पानी भरा हुआ है, उसको आप बाल्टी में या फिर वो टप में डाल दीजिए। जब उस भरी हुई जग को जब पानी में या टप में उठाओगे तो बहुत आसानी से उठ जाएगा, लेकिन बाहर उठाओ तो नहीं उठता आसानी से। इसका रीजन क्या है? तो इसी रीजन को हम समझेंगे आर्कमिडीज प्रिंसिपल के नाम से। आर्य में तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या करता है आर्कमिडीज साहब कहे, उन्होंने कहा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखा जाता है, सबमर्ज्ड किया जाता है ना। जब किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को जब पानी में सबमर्ज्ड किया जाता है, रखा जाता है, तो उस वस्तु पे, उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। जो फोर्स आप थ्रस्ट या बायोन्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसका कहने के अनुसार है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लिख लो,
when an object submerged into water फुल्ली और पार्शियली, पूरा डूब जाए या फिर आधा डूबे, और पार्शियली अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट, और इसी को लिखते हैं अपवर्ड फोर्स, exerted on it by liquid known as Bion's force. जैसे कहने का मतलब है बाबू कि मान लीजिए कि एक कोई टप है, ठीक है, और इस टप में मान लो लिक्विड है, कोई लिक्विड डाला हो इसे, ठीक है। अब इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई ना कोई एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। आप थ्रस्ट का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली थ्रस्ट कहते हैं किसको? थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे हम आमतौर पर आप थ्रस्टिंग कहते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट पानी में रहता है उस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, किसके द्वारा? लिक्विड के द्वारा। इसी अपवर्ड फोर्स को हम आप थ्रस्ट, इसी को हम बायोंट फोर्स कह रहे हैं। अरे बस में अच्छा समझते इस बात को? जो बायोंस फोर्स की जो है ना, बायोंट फोर्स किसके बराबर हुआ? बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये थोड़ा समझते हैं, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ये क्या है सर? जैसे समझिए कि आप ये टप था, इस टप को मान लीजिए कि फुली टप है, पूरा पानी भरा हुआ, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ। तो जब पूरा का पूरा इसमें पानी भरा रहेगा और आप कोई ऑब्जेक्ट इसमें डालिएगा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर आएगा, ओवरफ्लो करेगा। ओवरफ्लो करेगा। जैसे जब आपके पास एक गिलास पानी होता है और उस एक गिलास पानी में आप कुछ ऑब्जेक्ट को, इवन आप अपने स्केल या फिर पेन को ड्रॉप करो उसमें, जब ग्लास पूरी तरह से फिल होगा ना, फुल होगा पूरी तरह से, तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें पुट करोगे, डालोगे, ड्रॉप करोगे, तो उसके कारण पानी बाहर आता है। क्यों आता है सर? क्योंकि सर उस कंटेनर का, उस ग्लास का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है और उस पूरे वॉल्यूम को लिक्विड क्या कर रखा है? ऑक्युपाई कर रखा है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को आप डालते हैं अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट जगह छेकता है। तो किसकी जगह को छेकेगा? पानी की जगह को, है ना? तो उसके कारण से वो पानी को डिस्प्लेस करता है, पानी को हटा के खुद अपना स्पेस बनाता है। तो उसके कारण से कुछ पानी बाहर आएगा, क्योंकि जो पानी बाहर आ रहा है उसके जगह पर कोई और जा चुका है। अरे बस, तो यही जो पानी बाहर आएगा ना, इसका जो वेट होगा ना, वही वेट इस बायोंस फोर्स के बराबर होगा। अरे बस समझे? मतलब ये पानी कुछ बाहर आएगा और इसका वेट जो होगा वो m into g लगेगा। तो यही बायोंस फोर्स की वैल्यू होगी। ऊपर में जो बायोंस फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो वो किसके ऊपर? बता रहे हैं कि जो बायोंस फोर्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड m into g। वेट किसका फॉर्मूला होता है? वेट बराबर होता है m into g। मास किसका? मास किसका? मास होगा, जहां m का मतलब आपको समझना है, m किसको कह रहे हैं?
मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, मास किसको निकालिएगा, जो मास होगा एम, एम क्या दिखा रहा है, एम दिखा रहा है मास ऑफ किसका, डिस्प्लेस लिक्विड। आप यूं समझ लो कि जितना पानी बाहर आएगा उसी का मास के बराबर में लगेगा। क्या कहा हमने, हमने कहा कि सर जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में रखा जाता है या पानी में ड्रॉप किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में लिक्विड एक फोर्स लगाता है ऊपर की ओर, जो कि बायोंट फोर्स के नाम से जाना जाता है, बायोंस फोर्स के नाम से जाना जाता है। ये जो बायोंस फोर्स की जो वैल्यू है वो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होती है। वेट क्या होता है, एक फोर्स ही तो होता है। तो कहने का मतलब हमारा क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड कंटेनर में डाला, ड्रॉप किया, तो आप अज्यूम करो क्या, व्हाट वी हैव टू अज्यूम करना है कि ये जो कंटेनर है, ये ग्लास है, जो कुछ भी हो, ये पूरी तरह से भरा हुआ है। तो अगर ये पूरी तरह से भरा हुआ होगा तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ ऑब्जेक्ट को डालेंगे, अगर पेन डाले या पेंसिल डाले या स्टोन डाले, तो वो पानी उसके कारण बाहर आएगा। क्यों बाहर आया सर, क्योंकि ग्लास या कंटेनर का जो वॉल्यूम है फिक्स है, तो एक्स्ट्रा चीज जहां कुछ डालेंगे तो पानी बाहर आएगा। तो जो भी पानी बाहर आएगा उसका एक अपना मास होगा और उस मास का एक अपना वेट होगा। तो जितना भी इसका वेट होगा ना, उतना ही ये बायोंस फोर्स ऊपर में लगेगा। अगर इसका वेट 10 न्यूटन आया तो ऊपर में 10 न्यूटन बायोंस फोर्स लगेगा। और इसलिए हम लिख रहे हैं कि बायोंस की फोर्स की जो वैल्यू है वो वेट के बराबर है। तो वेट के फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। अच्छा, मास क्या होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जो पानी बाहर निकला है उसी पानी का हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मास कैसे निकालेंगे, आप देखिए ध्यान से। तो m बराबर क्या होगा, तो मास निकालने की एक और समझिएगा कि सर इस बात को समझिए कि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। इससे पहले हम करवाएं थ्रस्ट और प्रेशर वाला में। डेंसिटी जो समझते हैं, डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन, और लिख देखिए, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रो बोलते हैं और इसको एम अपॉन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से एम हो गया रो इंटू भी। तो क्या हम इस जगह को लिख सकते हैं एम बराबर रो इंटू भी इंटू जी। किसकी वैल्यू है, बायोंट फोर्स की वैल्यू। जहां रो क्या दिखा रहा है, रो आपका दिखा रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और v किसका है, ये मास है किसका, मास है डिस्प्लेस लिक्विड का, मतलब जो पानी बाहर आया फिर जो डिस्प्लेस हुआ उसका है। तो v भी तो उसका होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। मतलब इसका वॉल्यूम कुछ होगा तो इसका वॉल्यूम कुछ होगा ना, v वॉल्यूम पानी बाहर आया होगा उसका, और जी तो सभी को मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वो कोई दिक्कत, सब दिख रहा है। एक कैमरा चेक कर ले, दो बस एक सेकंड रुक जाओ। चलो, दिख रहा है सही से, आ रही बात समझ कि दिखे थे कुछ। तो हम एक बार फिर से दिखा दे रहे आपको, समझा दे रहे क्या क्या समझाया आपको। हमने समझाया आपको कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है क्या, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे पानी के द्वारा, किसके द्वारा, पानी के द्वारा ऊपर में एक फोर्स लगता है, जिस ऊपर वाले फोर्स को, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को आप थ्रस्ट या फिर बायोंस फोर्स कहते हैं। ये बायोंस फोर्स किसके बराबर होता है, तो ये बायोंस फोर्स वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। मतलब मान लीजिए कंटेनर कुछ ना कुछ पूरा भरा हुआ मान के चलिए, तो कंटेनर अगर भरा हुआ रहेगा तब कुछ भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसमें पानी बाहर आएगा, जो भी पानी बाहर आएगा उसका वेट के बराबर बायोंस फोर्स लगेगा। तो बायोंस फोर्स की वैल्यू जो होगी वेट के बराबर, और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो बायोंस फोर्स मास इंटू जी, मास कैसे निकालेंगे सर, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो बराबर m अपॉन v, तो m बराबर रो इंटू v लिखा गया यहाँ पे। रो क्या डेंसिटी है, v क्या है वॉल्यूम है, और g क्या है सर ड्यू टू ग्रेविटी। आइए इसमें अब चीज और ध्यान सुनना है
वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड का मतलब है, समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट करके दो। क्या नोट करना है भैया? जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का हुआ उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। जिसे कहने का मतलब है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ऑक्युपाई करने की क्षमता है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब के पानी बाहर ना आएगा। जितना जगह छेकेगा ये उतना ही जगह ना पानी का बाहर आएगा। तो ऐसा समझना है ये बात को कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस जो लिक्विड है वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझते हैं, रीजन समझते हैं कि सर क्यों फोर्स लगाया। आपको थोड़ा और डिप्रेशन आ रहे हैं कि सर क्या कारण है, क्यों लिक्विड इस पर फोर्स लगाया सर। तो समझते हैं थोड़ा इस प्रकार से, इधर मिटा दो। लिक्विड क्यों फोर्स लगाया सर? तो उसका रीजन ये है बाबू कि आप ये समझिए कि एक कंटेनर मान लो, और इस कंटेनर में हर जगह प्रेशर है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कैसे प्रेशर लगा, ध्यान सुनिए। हमें मालूम है सर कि प्रेशर होता है लिक्विड में, जैसे से नीचे जाओगे आपके पास प्रेशर होगा। तो यहां पे प्रेशर लगे, इधर भी प्रेशर, इधर भी प्रेशर, और ऊपर में भी प्रेशर है। हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में पास करना बताया था आपको। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया, और यही प्रेशर को जब मल्टीप्लाई करते हैं एरिया में तो फोर्स का कारण बनता है। मतलब जो लिक्विड का प्रेशर है वो एक एरिया पर लगने लगा। किस एरिया पे? ऑब्जेक्ट के सरफेस पे। तो किसे काम करेगा? फोर्स का कारण करेगा। और इसी फोर्स का क्या होता है? इसी फोर्स को हम बायोन्स फोर्स कह रहे हैं। अरे बस में तो प्रेस अब ऐसा भी निकाल लो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच इंटू एरिया अपॉन एफ। और याद है एरिया इंटू हाइट को ही तो वॉल्यूम कहते हैं। ये भी फोर्स हो गया, देखो सेम चीज आ गया वहां से। अरे बस में चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं और समझना है। ये समझना है कि ऑब्जेक्ट जब पानी में जाता है तो हमको हल्का हल्का दिखता है। हाँ सर दिखा। तो देखिए वेट ऑफ नॉर्मल वेट क्या होता है? नॉर्मल वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो m इंटू जी होगा। बहुत बढ़िया। लेकिन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में है तो उसका वेट क्या होगा? इसमें इसका वेट क्या होगा? तो सर सबसे पहली बात समझिएगा, टोटल वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है नेट फोर्स। हाँ सर, अब नीचे की ओर mg लगेगा लेकिन उसके ऊपर तो ये बायोन्स फोर्स लगेगा, है ना। ऊपर क्या लगेगा? ये बायोन्स फोर्स लगेगा। लगेगा ना। तो इसका जो नेट फोर्स हो गया वो क्या लगेगा? नीचे की ओर mg या ऊपर में बायोन्स फोर्स है। और बायोन्स फोर्स की वैल्यू बता दी तो क्या लिख सकते हैं? वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू mg माइनस बायोन्स फोर्स की वैल्यू रो इंटू v इंटू जी। याद रख लेंगे एक चीज, लिक्विड में ये बायोन्स फोर्स की वैल्यू है। अब और समझिए कि वेट घटा ना तो कहेंगे डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो किसके बराबर होगा? बराबर बायोन्स फोर्स के बराबर होगा। जितना फोर्स ऊपर में लगे होते हैं उसका वेट घटेगा।
ये भी हो जाएगा रो ए इंटू भी इंटू जी। आ रहा कुछ समझ बाबू बालक? तो ये समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। चलिए तो अब हम समझ रहे हैं कि सर इसका कंसेप्ट कहां यूज होता है, इसका कंसेप्ट कहां यूज होता है। आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण ही, है ना, हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। जो बोटिंग कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टीमर आ रहे हैं, है ना, शिप आ रहे हैं, तो इन सभी का जो प्रिंसिपल है वो किस आधार पे काम कर रहा है, तो यही है भाई साहब। कैसे वो समझते हैं? तो कंसेप्ट ऑफ सिंक और फ्लोट समझेंगे। कंसेप्ट ऑफ सिंक और फ्लोट, कब डूबेंगे, कब नैया डूबेगा और कब सेफ होगा, ये बात समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है ना, और इसमें लिक्विड है, ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये पानी है, तो इस पे दो तरह का फोर्स लगेगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट पे दो तरह का फोर्स लगेगा, एक लग रहा है एमजी और एक ऊपर लग रहा है बायोन्स फोर्स, यू लग रहा है बायोन्ट, तो मेरी स्पेलिंग बी यू है, ठीक है, बायोन्ट लग रहा है। तो यदि एफ जो है, एमजी जो है वो बड़ा है बायोन्स फोर्स से, तो क्या करेगा, तो सिंक करेगा, सही, तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, दूसरी बात, यदि mg छोटा है, बराबर रह गए दोनों, किसके, बायोन्स फोर्स के, तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और इस सिंक का मतलब फुल्ली सबमर्ज्ड हो जाएगा, फुल्ली सिंक करेगा, डूब जाएगा। फ्लोट मतलब वो छलाएगा, कुछ भाग पूरे नहीं डूबेगा, कुछ हिस्सा तो रहेगा नीचे। अरे बस हम तो हम यही समझे कि जब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता है, डूब जाएगा, बायोन्स फोर्स कम रहेगा। और इसी कारण से इसी कंसेप्ट पे सभी जो डिवाइस बनते हैं, मतलब सभी जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो भी है ना, शिप बना, स्टीमर बना, बोटिंग जो भी होता है, सब इसी कंसेप्ट पे होता है। कैसे समझते हैं? और ये भी समझेंगे कि क्या बात है कि सर अगर इस मार्कर को हम पानी में डालेंगे तो डूबेगा नहीं, जबकि एक छोटी सी कीले जो है उसको, सिक्का जो कॉइन है उसको डालेंगे तो डूब जाएगा। क्यों सर, ऐसा रीजन क्या है, तो समझते हैं उसको। तो होता क्या है बालक, आप यूं समझ लो, कि मान लीजिए कि ये कॉइन है, ये कॉइन है और ये एक बोट है ना। इस बोट में एक सुंदर कन्या और एक नैरो मादा, है ना, हवा में उड़ रही, बाल उसका। तो क्या हुआ कि ये पानी में डूब नहीं रहा है, ये पानी के ऊपर है। अरे बस, जबकि कुछ समय के बाद इस सिक्का जो यहां डूब जाएगा। क्या रीजन है सर, क्यों डूब गया? रीजन ये था कि अगर कॉइन की बात करें तो कॉइन का जो मास है, जो नीचे m इंटू जी, मास जो भी होगा, उसका जो बायोन्स वॉल्यूम कम होने के कारण, देख लो उसका साइन, वॉल्यूम कम होने के कारण, देख लो बायोन्स फोर्स किस पे काम करता है, बायोन्स फोर्स होता है वो इंटू जी पे। तो अगर सिक्के की बात करें तो सिक्का का वॉल्यूम बहुत कम है
और सिक्का का वॉल्यूम बहुत कम है तो डिस्प्लेस कम कर पाएगा, क्योंकि जिसकी जितनी वॉल्यूम होती है उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा। अगर हम मान लीजिए कि हमने एक बड़े से कॉइन, हम छोटी सी सिक्का को डाला और उसमें एक बड़े से फुटबॉल को डाला, यस इसमें दोनों में देख रहे हैं ज्यादा जगह कौन छेक रहा है, ये ज्यादा छेक रहा है। तो हमारा ये करना है कि जिसकी ज्यादा वॉल्यूम होगी वो ज्यादा जगह छेकेगा, मतलब ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, और जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस होगा उस पानी का वेट ज्यादा होगा, और पानी का वेट ज्यादा हुआ उसी के बराबर क्या होता है, बायोन्स फोर्स होता है। देखिए, तो जितना ज्यादा आपकी वॉल्यूम होगी उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा और उतना ही ज्यादा उसका बायोन्स फोर्स लगेगा। तो हमें यही कहना है कि इस केस में कॉइन का वॉल्यूम कम होने के कारण इस पे बायोन्स फोर्स की वैल्यू कम है, मतलब बायोन्स फोर्स ऊपर में बहुत कम लगा, ये वाला फोर्स बहुत कम लगा, जबकि यहां जो mg लगा वो लगा ही, लेकिन mg से काफी ज्यादा क्या लगा, बायोन्स फोर्स लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके मास। तो मास की तुलना में अगर मास न्यूमेरिकल देखा जाए इसे, तो न्यूमेरिकली इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है बायोन्स फोर्स की, mg से ज्यादा है वो। हमारे पास है तो mg से ज्यादा होने के कारण बायोन्स की फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो डूब नहीं रहा है। आप ये ध्यान दीजिएगा, आप जब स्विमिंग करते हैं तो देखे होंगे स्विमिंग पूल में एक बैल, ये जो ट्यूब बोलते हैं ना, बाइक का या ऑटोमोबाइल्स का ट्यूब यूज करते हैं, जिसको है ना एयर भर के उसको एयर फिल कर लेते हैं, उसके बाद उसका यूज करते हैं। ऐसा क्यों? और उसको बीच में पहन लिया जाता है, उसके बाद तैरते रहते हैं। ऐसा रीजन क्यों ऐसा किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि बैलून की बात करें तो बैलून की जो मास है बहुत कम है और वेट कम लगेगा उसको पे, और वेट कम होने के कारण उससे बायोन्स फोर्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है, बायोन्स फोर्स की वैल्यू कम है। वॉल्यूम ज्यादा है, बायोन्स फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, mg कम है, तो बायोन्स फोर्स ज्यादा लगेगा तो वो डूबेगा नहीं। अरे बस में देखते हो, ऐसे भी पैराशूट की बात करो, पैराशूट में देखो जब कोई इंसान, पैराशूट की बात करो, ऐसे नॉर्मल गिरो तो नीचे गिर जाओगे डायरेक्ट, लेकिन पैराशूट में आराम से गिरते हो। क्यों? क्योंकि पैराशूट में जो पैराशूट का जो एरिया बहुत ज्यादा कवर कर लिया, अब ज्यादा एरिया कवर कर लिया वो, तो वॉल्यूम ज्यादा है उसके पास, और वॉल्यूम ज्यादा है तो ऐसा समझना उसे बायोन्स फोर्स की वैल्यू ज्यादा लगेगी, और बायोन्स फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो वो आराम से फिर डूबेगा नहीं जल्दी, समझ लेना। तो हमारा क्वेश्चन छोड़िए, आपको ये समझ में आना चाहिए पूरी चीजें। हमने क्या समझाया, आपको समझ में आया? हमने आपको यही समझाया कि कॉइन की बात करें और किसकी बात, बोर्ड की बात करें, तो कॉइन में mg ज्यादा है, क्या कम है, बायोन्स फोर्स कम है। क्यों? क्योंकि इसकी वॉल्यूम कम है, जबकि बोर्ड में mg कम है और बायोन्स फोर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण से इस पे बायोन्स का फोर्स ज्यादा लगा। आरे बात समझ में? कहीं कहीं इसको रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कांसेप्ट से भी देखते हैं। कैसे समझो? मास का ऐसे समझिएगा, ये mg है ना, ऑब्जेक्ट का है। अगर रिलेटिव डेंसिटी को समझिएगा कांसेप्ट से, है ना, जब रिलेटिव डेंसिटी कांसेप्ट समझिएगा, वो आपको नहीं पढ़ना, लेकिन वो ये है कि देखिए mg क्या है, mg ग्रेटर देन बायोन्स फोर्स। बायोन्स फोर्स कितना है, रो इनटू v इनटू g, ठीक है। तो ये v किसका है, वॉल्यूम ऑफ मास किसका है, मास है ऑब्जेक्ट का, तो मास का फॉर्मूला हो गया v इनटू रो इनटू v। समझिए किसका ऑब्जेक्ट डेंसिटी, ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, और ये किसका मास, वॉल्यूम, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, और गुणे g बराबर रो इनटू v इनटू g। ये किसका है, ये बायोन्स फोर्स कौन लगाता है, लिक्विड का, तो सब लिक्विड का है। ये वॉल्यूम किसका, लिक्विड का है। तो रो ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, बताओ, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का, जी से जी कट गया। तो देखो इस प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं कि यदि
ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो डूब जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी से कम है तब वो डूबेगा नहीं। तो एक ही चीज है, यदि आप ऐसे समझिए वैसे समझिए, दोनों एक ही चीज है। तो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स आपको यही समझाया हमने कि यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम रहे और किसकी डेंसिटी लिक्विड का, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा और ये क्या करेगा, सिंक करेगा। नोट्स बना लो अपना, और अगले दिन हम, आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको, अगले दिन हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे और पूरी तरह से पूरे एनसीईआरटी को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, इस पे पूरे एनसीईआरटी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा आप हमको सपोर्ट कीजिए, है ना। और क्या चाहिए, फी तो यही चाहिए आपसे, बिना दक्षिणा का ज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो दक्षिणा यही देना है आपको कि शेयर की करना है ना, सपोर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पूरे मजे के साथ में, ठीक है। चलिए बाय।